गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीए सेकेंड ईयर के मानव भूगोल का आज का हमारा टॉपिक है मानव की प्रजातियां। रेसेस ऑफ मैन। मानव भूगोल में मानव प्रजातियों के अध्ययन का महत्व अधिक है क्योंकि धरातल पर सांस्कृतिक भूदृश्यों में प्रादेशिक भिन्नता का पाया जाना इन्हीं के क्रियाकलापों का परिणाम है। प्रादेशिक विशेषताओं और विभिन्नताओं में मानव प्रजातियों का योगदान स्पष्ट परिलक्षित होता है। जैसा कि रोक्सबी के कथन से स्पष्ट है कि प्रजातीय पक्ष अनेक पक्षों में से एक पक्ष है, किंतु तत्वीय सामग्री के आधार पर प्रजातियों के वितरण का अध्ययन वही महत्व रखता है जैसा कि भौतिक भूगोल के अध्ययन में भूगर्भ शास्त्रीय सामग्री का। भूगोल में मानव प्रजातियां भूगोल का उतना ही महत्व है जितना भू आकृति का। अतः हम इससे समझ सकते हैं कि मानव भूगोल के अंदर प्रजातियों का अध्ययन, रेसेस का अध्ययन बहुत ही केंद्र बिंदु है। तो अंग्रेजी भाषा में जो रेस है, प्रजाति शब्द का प्रयोग 16वीं शताब्दी आरंभ हुआ था। थॉमस डी गेबिन्यू पहले व्यक्ति थे जिन्होंने मानव प्राणियों का वर्गीकरण शारीरिक विशेषताओं के आधार पर किया। प्रजाति शब्द के संबंध में वैज्ञानिकों का मत एक नहीं है। कुछ वैज्ञानिक प्रजाति के अंतर्गत समान गुण या गुण समूह वाले लोगों को सम्मिलित करते हैं। कुछ एक ही भाषा बोलने वाले या एक ही स्थान पर कई पीढ़ियों से निवास करने वाले लोगों को प्रजाति का ही स्वरूप मानते हैं। कुछ प्रजाति को धर्म से संबंधित मानते हैं, जैसे यहूदी प्रजाति, हिंदू प्रजाति, मुस्लिम प्रजाति आदि। और कुछ विद्वान प्रजाति का अर्थ राष्ट्र के रूप में लेते हैं। उनके अनुसार राष्ट्रीयता के विकास के लिए देश प्रेम, समूहवृत्ति, एकता की चेतना आदि आवश्यक है और यही तत्व प्रजाति का निर्माण करते हैं। इनमें से अनेक तर्क वैज्ञानिक दृष्टि से सत्य नहीं है। साधारण शब्दों में प्रजाति ऐसे लोगों का एक वर्ग समूह है जिनमें न्यूनतम मात्रा में स्थायी पहचान के लक्षण पाए जाते हैं और जिनके साथ संबंधित लोग कुछ निश्चित अर्थ जोड़ते हैं। कुछ विद्वानों द्वारा दी गई प्रजाति संबंधी परिभाषाएं इस प्रकार है। क्रोबर के अनुसार प्रजाति एक प्रमाणित प्राणी शास्त्रीय अवधारणा है। यह एक समूह है जो वंशानुक्रमण, वंश या प्रजातीय गुण अथवा उपसमूह के द्वारा जुड़ा है। यह सामाजिक सांस्कृतिक अवधारणा नहीं है। होबेल के अनुसार प्रजाति विशिष्ट जननिक रचना के फलस्वरूप उत्पन्न होने वाले शारीरिक लक्षणों का एक विशिष्ट संयोग करने वाले अंतर संबंधित मनुष्यों का एक वृहद समूह है। हैडन के अनुसार प्रजाति शब्द एक वर्ग विशेष को प्रदर्शित करता है जिसकी सामान्य विशेषताएं आपस में समरूपता प्रदर्शित करती है। यह एक जैविक नस्ल है जिसके प्राकृतिक लक्षणों का योग दूसरी प्रजाति के प्राकृतिक लक्षणों के योग से भिन्न होता है। गोल्डन वीजर के मत में एक प्रजाति मनुष्यों का उपविभाग है जिसमें कुछ भौतिक लक्षणों की पैतृक देन रहती है। अतः विभिन्न विद्वानों ने अलग अलग अपना अर्थ दिया है, परिभाषाएं दी है। ग्रिफिथ टेलर की मान्यता है कि मानव प्रजाति नस्ल को प्रकट करती है, न कि सभ्यता को। भारतीय समाजशास्त्री डॉक्टर मजूमदार का कथन है कि यदि व्यक्तियों के एक समूह को समान शारीरिक लक्षणों के आधार पर अन्य समूह से पृथक पहचाना जा सके और उस जैविकी समूह के सदस्य कितने ही बिखरे क्यों न हो, वे एक प्रजाति हैं। वस्तुतः यह कहा जा सकता है कि प्रजाति व्यक्तियों का एक ऐसा समूह है जिसमें एक से शारीरिक लक्षणों का संयोग निश्चित रूप से पाया जाता है और जिसे आनुवंशिक शारीरिक लक्षणों के आधार पर पहचाना जा सके। एक प्रजाति की निम्न विशेषताएं उल्लेखनीय है। प्रजाति एक जैविकी अवधारणा है। इसका धर्म, राष्ट्र, जाति, भाषा आदि से कोई संबंध नहीं है। प्रत्येक प्रजाति की अपनी विशेषताएं, शारीरिक लक्षण होते हैं जिनके आधार पर उसे अन्य प्रजाति से पृथक किया जा सकता है। उदाहरणार्थ, श्वेत प्रजाति का रंग गोरा, बाल सीधे, होठ पतले होते हैं, जबकि निग्रो प्रजाति का रंग काला, बाल घुंघराले और होठ मोटे होते हैं। प्रजाति के शारीरिक लक्षण वंशानुक्रम अर्थात एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी वाहकाणुओं द्वारा हस्तांतरित होते हैं। पर्यावरण का इन शारीरिक लक्षणों पर अपेक्षितः कम प्रभाव पड़ता है। जिन शारीरिक लक्षणों के आधार पर प्रजाति का निर्धारण किया जाता है वे मनुष्यों के एक बड़े समूह में होने चाहिए, न कि कुछ गिने चुने लोगों में।
विश्व की सभी मानव प्रजातियां मूलतः एक सी है। उनमें जो बाहरी परिवर्तन हुए, त्वचा का रंग, बाल, नाक और आँख की आकृति आदि में, वे केवल ऊपरी लक्षणों में ही हुए। अतः सभी प्रजातियां परस्पर मिल सकती हैं तथा प्रजातीय एवं अंतरजातीय युवा द्वारा वंशवृद्धि कर सकती हैं। अब देखते हैं प्रजातियों की उत्पत्ति के संबंधी सिद्धांत, प्रिंसिपल्स रिगार्डिंग इवोल्यूशन ऑफ रेसेस। प्रागैतिहासिक समय में किस प्रकार से प्रजातियों का निर्माण हुआ, यह ठीक ठाक बताना अत्यंत कठिन है। यद्यपि मानव शास्त्रियों ने उसके अध्ययन का प्रयत्न किया, पृथ्वी से खोद कर निकाले गए अवशेषों से मानव शास्त्रियों ने परिणाम निकाले हैं, किंतु ये सब अनुमान पर आधारित हैं। क्रोबर जैसे उच्च कोटि के मानव शास्त्री ने स्पष्ट रूप से लिखा है, हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि मनुष्य की प्रजातियां बनने में कम से कम लाखों वर्ष अवश्य लगे होंगे। किन कारकों से ने उनमें अंतर उत्पन्न किया, पृथ्वी के किस भाग पर प्रत्येक ने अपनी विशेषताओं को ग्रहण किया, वे आगे कैसे विभक्त हुई, उनको जोड़ने वाले कौन से तत्व थे और विभिन्न प्रजातियां पुनः कैसे मिश्रित हुई, इन सब विषयों पर अभी तक उत्तर अपूर्ण है। प्रजातियों की उत्पत्ति के सिद्धांत काल्पनिक है। इनके दो प्रमुख सिद्धांत माने गए हैं। एकल उत्पत्ति साक्ष्य, मोनोजेनेटिक थ्योरी। इस सिद्धांत के अनुसार मनुष्य की उत्पत्ति एक ही पूर्वज के द्वारा हुई। इस कथन की पुष्टि विभिन्न धार्मिक ग्रंथ भी करते हैं। हिंदू धर्म के अनुसार ब्रह्मा से मनुष्य की उत्पत्ति हुई। ईसाई के अनुसार आदम और हव्वा समस्त मानव समूह के पूर्वज हैं। इस सिद्धांत के अनुसार मनुष्य का प्रारंभ एक ही स्थान से हुआ। जैसे जैसे उसकी संख्या बढ़ती गई, वैसे वैसे भोजन की खोज में मनुष्य विभिन्न स्थानों पर पहुंचते गए। धीरे धीरे वे दूर होते गए और एक समय ऐसा आया कि अपने उद्भव स्थान से मनुष्य समूह का संबंध प्राय समाप्त हो गया और वे विभिन्न भौगोलिक लक्षणों में, भौगोलिक पर्यावरण में पृथक रूप से रहने लगे। परिवर्तन हुए जो उनमें प्रजाति की उत्पत्ति विकास की प्रक्रिया में परिवर्तन हुए, ये परिवर्तन निम्न तत्वों के कारण थे। पहला, स्वतः पालन सिद्धांत, सेल्फ डोमेस्टिकेशन। दूसरा, प्रवर्ण सिद्धांत, सिलेक्शन। पूर्ण उत्पत्ति सिद्धांत, अंतरासर्गी सिद्धांत, अनुकूलन, उत्परिवर्तन, पृथकता, स्थान परिवर्तन आदि। बहु उत्पत्ति साक्ष्य। इसके अनुसार मनुष्य की उत्पत्ति किसी एक ही सूत्र से नहीं हुई। इस सिद्धांत के समर्थकों का यह भी कहना है कि मनुष्य के 3 प्रमुख प्रजातियां विभिन्न पूर्वजों से पृथक पृथक उत्पन्न हुई है। इस सिद्धांत का घोर विरोध हुआ है और इसके पक्ष में वैज्ञानिक प्रमाण भी नहीं मिलते हैं। कुछ विद्वानों का मत है कि मनुष्यों की प्रजातियां विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में पृथक पृथक पूर्वजों से उत्पन्न एवं विकसित हुई हैं। यह सिद्धांत आधुनिक युग के परीक्षणों के विरुद्ध है। इसको मानवशास्त्री, प्राणीशास्त्री एवं समाजशास्त्री कोई भी स्वीकार करने को तैयार नहीं होते। इस सिद्धांत की बड़ी निंदा हुई है और इसके पीछे वैज्ञानिक परीक्षणों का आधार भी नहीं है, अतः यह सिद्धांत अमान्य है। अब प्रजातियों के विकास के जो कारण है उस पर हम चर्चा करते हैं। पहला, जलवायु परिवर्तन। दूसरा, ग्रंथि रस प्रभाव। तीसरा, जैविक परिवर्तन और चौथा, जातीय मिश्रण। अब देखते हैं जलवायु द्वारा परिवर्तन, क्लाइमेटिक चेंजेस। मानव विकास के प्रारंभिक काल में जिन प्राकृतिक शक्तियों का नियंत्रण रहता था उनमें जलवायु प्रमुख थी। प्लीस्टोसीन युग में जो 4 बड़े हिमयुग आए उनके बीच बीच में गर्म जलवायु का प्रभाव भी पड़ा है। डॉक्टर टेलर का कथन इस संबंध में उल्लेखनीय है। उनके अनुसार मानव जाति का उद्गम मध्य एशिया के स्टेपी प्रदेश में हुआ था, जबकि वहाँ जलवायु गर्म थी। इस प्रदेश के उत्तर में वन प्रदेश और दक्षिण में मरुस्थल एवं वन फैले थे। इस काल के आदिवासी शिकार अथवा जंगली फल कंदमूल को एकत्रित कर जीवन यापन करते थे। हिमयुग के आगमन पर ये वन और स्टेपी के दक्षिण की ओर खिसक गए। फिर सहस्त्रों वर्षों के उपरांत जब शीत जलवायु की दशाएं समाप्त हुई तो मध्य एशिया में गर्म जलवायु की दशाएं बन गई। इससे एक बार फिर वनस्पति और जीव जंतुओं की पेटियां उत्तर की ओर खिसक गई। इस परिवर्तन के साथ साथ कुछ उपजातियां पुनः अपने पुराने क्षेत्र को लौट आई, किंतु कुछ वहीं ठहर गई। दक्षिण में जलवायु अधिक गर्म होने के कारण इन ठहरी हुई प्रजातियों के रंग रूप का त्वचा पर प्रभाव पड़ा। फलस्वरूप तेज़ धूप और गर्मी के कारण उसका रंग लाल हो गया। इनके सिर लंबे और होठ मोटे थे, किंतु जो प्रजातियां मध्य एशिया में पहुंची उनका रंग कुछ गोरा और सिर चौड़ा रहा। उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों का गर्म वातावरण स्फूर्ति देने वाला था। इस प्रकार की दशाएं
उस अंतर हिमयुग में लाखों वर्षों तक चलती रही। अतः आदि मानव की शारीरिक रचना में कोई विशेष परिवर्तन नहीं हो पाया। जबकि जो लोग पुनः मध्य एशिया में पहुंच गए थे, ठंडी जलवायु के कारण वे अधिक स्फूर्तिवान और अधिक विकसित हो गए। जब भूमध्य सागरीय प्रजाति का विकास हो रहा था, तब दूसरे हिमयुग में, जिसे मिंडल कहा जाता है, निएंडरथल मानव मध्य एशिया से चला और तीसरे हिमयुग में अर्थात रिस कहते हैं, यूरोप पहुंचा। यह निर्विवाद तथ्य है कि जलवायु परिवर्तन कालों में मानव प्रजातियों का अपने उद्गम स्थल से अन्य क्षेत्रों को प्रभाव होता रहा है। ग्रंथि रस प्रभाव, हार्मोन इन्फ्लुएंस। सर आर्थर किच के अनुसार सभी मानव प्रजातियों का उद्भव स्थल एक ही है तथा वे सभी एक ही पूर्वजों की संतानें हैं, परंतु प्रजातियों में त्वचा, बाल, आँख, चेहरे आदि में जो भिन्नताएं पाई जाती है, उनका कारण शरीर में पाई जाने वाली वे ग्रंथियाँ हैं जिनकी क्रियाएं भिन्न भिन्न हैं। इन ग्रंथियों से जिन रासायनिक तत्वों का क्षय होता है उन्हें हार्मोन्स कहते हैं। पीयूष ग्रंथि के अधिक क्रियाशील होने के कारण कॉकेशियन प्रजाति के लोग लंबे कद, भारी शरीर, अच्छे भ्रू और सुंदर नाक वाले होते हैं। इनकी ठोड़ी भी बड़ी होती है। इनके विपरीत गल ग्रंथि थायराइड ग्लैंड के अकर्मण होने के परिणाम स्वरूप मंगोलियन प्रजाति के लोगों की नाक और चेहरा चपटा किंतु ललाट उभरा रहता है तथा कुछ छोटा रह जाता है। एडिनल ग्रंथि के कारण त्वचा का रंग प्रभावित होता है। इस ग्रंथि के परिवर्तन के साथ साथ प्राचीन काल के आदि मानव की त्वचा का रंग भी परिवर्तन होता रहा है। मध्य एशिया में ठंडी और गर्म जलवायु में क्रमिक परिवर्तन के फलस्वरूप ही ग्रंथियां और हार्मोन में जो परिवर्तन हुए, उनके कारण प्रजातियों की शारीरिक और चेहरे की आकृतियां बदली। निग्रो और भूमध्य सागरीय जातियां इसी प्रकार बनी मानी जाती हैं। इसके बाद की शुष्क जलवायु में अल्पाइन और मंगोलाइड प्रजातियां आती हैं। जैविक परिवर्तन और छांट, बायोलॉजिकल म्यूटेशन एंड सिलेक्शन। किसी भी प्रजाति के मूल शारीरिक लक्षण उसके वंश तत्वों में मिल जाते हैं, जो भावी पीढ़ियों में भी चलते रहते हैं, किंतु इनमें परिवर्तन भी आता जाता है। यह परिवर्तन प्राकृतिक छांट के कारण होता है। इसका सबसे प्रमुख तत्व प्रवास माना जाता है। किसी भी प्रजाति में अनेक प्रकार के स्वभाव वाले मानव मिलते हैं। प्रवास में अनेक प्रकार की बाधाएं आती है। एक बाधा जलवायु में महान परिवर्तनों के कारण और दूसरी बदलते हुए वातावरण की दिशाओं से पूर्ण सामंजस्य स्थापित न होने की स्थिति में। टुंड्रा प्रदेश के निवासियों ने अपने वातावरण से सामंजस्य स्थापित कर लिया है और अपने पूर्वजों की अपेक्षा अधिक सुविधाजनक जीवन व्यतीत कर रहे हैं। यही बात अफ्रीका और अमेजन बेसिन के विषुवतीय वनों के आदिवासियों, अरब के बद्दू और कालाहारी के बुशमैन पर लागू होती है। अब आता है जातीय मिश्रण। प्रोफेसर ब्लास ने कहा कि प्रजाति के लिए एकांतता होना आवश्यक दशा है। यदि इससे वास्तविक रूप से अंतर उत्पन्न नहीं होता, तो कम से कम इसके द्वारा इस अंतर को बनाए तो रखा जा सकता है। अच्छा, इसमें हम देखते हैं कि किसी भी प्रजाति जो है उसका आक्रमण अथवा स्थायी बसाव के लिए दूसरे क्षेत्र की ओर जाती है, तो वे कालांतर में वहाँ अन्य जातियों से मिल जाती है। इसे ही प्रजातियों का मिश्रण कहा जाता है। हमने आज रेसेज ऑफ मैन ऑफ मीनिंग, डेफिनेशन रेस और फैक्टर्स कॉजिंग इवोल्यूशन ऑफ रेसेस पढ़ा। अगले वीडियो में हम क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ रेसेस का अध्ययन करेंगे, जिसमें हम विभिन्न प्रजातियों के जो संरचना है, जैसे उनका त्वचा का रंग, कापालिक परिमिति अर्थात सिफेलिक इंडेक्स, जबड़ों का उभार, कापालिक घनत्व, शरीर का कद, नासा सूचकांक, बाल, चेहरा, आँखें आदि के आधार पर जो इनके अंतर किया गया है उसका हम अध्ययन करेंगे। थैंक यू।